हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम जिन थिंकर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज में हमारे अगले थिंकर्स हैं गोपाल कृष्ण गोखले। दिस इज विकास पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे, कहीं ना कहीं आपने इनका नाम डेफिनेटली सुना होगा। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति में उदारवादी विचारधारा के सबसे प्रबल समर्थक नेता माने जाते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति के अंदर में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय पे दो प्रकार की विचारधाराएं इस स्वतंत्रता संग्राम में लगी हुई थी। एक थी उदारवादी विचारधारा और दूसरी थी उग्रवादी विचारधारा। उग्रवादी विचारधारा कहीं ना कहीं हिंसा का समर्थन करती थी, जबकि उदारवादी विचारधारा अंग्रेजों द्वारा जो रूल किया जा रहा है उस रूल में ही और सुधार करके ज्यादा से ज्यादा मांगे उनके समक्ष रख के और उनके द्वारा किए गए शासन को बेहतर बनाने और अहिंसा को ही अपना करके और राज को, अंग्रेजों के शासन को और बेहतर बनाने के समर्थन में थी। भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने के समर्थन में थी। और कहीं न कहीं इस उदारवादी विचारधारा का यह मानना था कि अहिंसात्मक तरीकों से ही स्वतंत्रता की प्राप्ति की जा सकती है या स्वराज को और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले इस राजनीति के, उदारवादी राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं, प्रबल समर्थक नेता रहे। इनका एक बार जीवन परिचय हम जान लेते हैं। इनका जन्म 9 मई 1866 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ। शिक्षा एल्फिंस्टन कॉलेज से 1884 में स्नातक थे। 1902 में फर्ग्यूसन कॉलेज से प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए। स्नातक 1884 में। और उसके बाद में जब इन्होंने शिक्षक के रूप में पढ़ाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके प्रिंसिपल तक पहुंचे और 1902 में वहां से ही रिटायर हुए। इनके जो गुरु कहे जाते हैं, राजनीतिक गुरु, वो महादेव गोविंद रानाडे को माना जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़े या फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो उदारवादी विचारकों के रूप में पढ़े तो महादेव गोविंद रानाडे अपने आप में एक बड़ा नाम है। 1889 में इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया और उसके बाद में 1902 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। केंद्रीय विधान परिषद से आप समझ सकते हैं कि उस समय पे भी नियमों को बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए जो विधान परिषद थी उसके सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया था। उसके बाद 1912 में दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पे महात्मा गांधी का इन्होंने समर्थन किया। वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर में जो रंगभेदी आंदोलन चल रहा था उसके अंदर में इन्होंने महात्मा गांधी की काफी सहायता की। इनका देहावसान 1915 इनका देहावसान 1915 में मात्र 49 वर्ष की आयु में हो गया। आइए आगे इनके राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अगर इनके राजनीतिक विचार हम देखेंगे तो ब्रिटिश उदारवाद में इनका विश्वास बहुत ही गहरा था। उदारवादी राजनीतिक विचारक जितने भी रहे उन सभी में एक कॉमन चीज जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि इन सभी का ब्रिटिश उदारवाद में गहरा विश्वास था। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश उदारवाद भारतीयों के लिए, भारतीय शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ब्रिटिशर्स को एक उदारवादी कौम के रूप में देखा करते थे और ये मानते थे कि डेफिनेटली ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारतीयों को उनके अधिकार प्रदान करेंगे। ब्रिटिश शासन को इन्होंने वरदान माना क्योंकि उस समय पे जब ब्रिटिशर्स ने भारत को रूल करना स्टार्ट किया तो ऐसा माना, ये इनको ऐसा ये बात ध्यान थी कि अलग अलग राजाओं का देश के ऊपर में राज था और वो कहीं ना कहीं आपसी संघर्षों में बहुत ज्यादा एंगेज रहते थे, बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे और उस कारण से समग्र रूप से भारत के विकास में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती थी। ब्रिटिश शासन जब भारत में आया तो भारत को एक किया और ब्रिटिश शासन के माध्यम से देश में एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि शांति की व्यवस्था, शांति स्थापित हुई। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो शासन था उसको वरदान माना। इनका राजनीतिक विचारों के में इनमें हम देख सकते हैं कि इनका बहुत ही दृढ़ विश्वास था कि इंग्लैंड तथा भारत के बीच में जो सहयोग है उस सहयोग में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि व्यापार हो
चाहे वहां से लोकतांत्रिक पद्धतियों को लेना हो, आप कह सकते हैं कि और शिक्षा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड भारत का बहुत ही ज्यादा सहयोग कर सकता है। और इसलिए इंग्लैंड तथा भारत के बीच में जो सहयोग है, उस सहयोग की वृद्धि होनी चाहिए। परंतु इन्होंने जो ब्रिटिशर्स की जो नौकरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी थी, उसकी बहुत ज्यादा आलोचना की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की थी, ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की थी, वो ब्रिटिशर्स का राज बना रहे इस उद्देश्य से की थी। और ऐसे में नौकरशाही के मन में कहीं ना कहीं एक सुप्रीमेसी की भावना थी। वो ब्रिटिश हिंदुस्तानियों को हीन मानते थे, अपने आप को सुप्रीम मानते थे, और वो एक सेवक की भांति कार्य ना करके एक लीडर की भांति, एक नेता की भांति, या फिर कह सकते हैं कि एक राजा की भांति कार्य करते थे। और कहीं ना कहीं दमन करने का कार्य बहुत ज्यादा नौकरशाही द्वारा किया जाता था। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले जहां ब्रिटिशर्स के शासन को एक वरदान मानते थे, ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास रखते थे, परंतु वो चूंकि शुद्ध रूप से एक देश प्रेमी व्यक्ति थे, इसलिए जब उन्होंने देखा कि नौकरशाही ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने उनकी आलोचना करने में भी कहीं पीछे नहीं रहे। इसके अलावा वे ये चाहते थे कि भारतीय जितने भी हैं, उन सभी की शासन में अधिकतम भागीदारी होनी चाहिए। आप सभी को ध्यान में होगा, आपने पढ़ा भी है कि भारतीयों पर जब अंग्रेजों का शासन था, तो वो भारतीयों को शासन में भागीदारी देने के समर्थक नहीं थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यदि भारतीय भी शासन में भागीदार होने लगेंगे, तो विद्रोह की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और शासन पे जो ब्रिटिशर्स की पकड़ है, वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ेगी। परंतु गोपाल कृष्ण गोखले इस बात के विरोधी थे, और वे भारतीयों की शासन में अधिकतम साझेदारी के, अधिकतम भागीदारी के समर्थक थे। ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा, डेफिनेटली जब वो गोपाल कृष्ण गोखले जब वो ब्रिटिश राज के प्रति अपनी उनके उदारवाद के प्रति अपनी निष्ठा दर्शा रहे हैं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में सहयोग बढ़ना चाहिए, तो उसमें उन्होंने ब्रिटिश राज के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करते हुए और इस बात को स्वीकार किया कि हमें ब्रिटिशर्स के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके वो भारतीयों को भी अपने शासन में शामिल करेंगे, और वो भारतीयों को जो अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, डेफिनेटली वो प्रदान करेंगे। संविधानवाद, इसमें भी उनकी गहरी आस्था थी। देखिए, किसी भी देश का शासन जब चलता है, तो वो संविधान के माध्यम से चलता है, और संविधान के अंदर में संविधानवाद जब आता है, यानी कि देश पूरा संविधान के अनुसार चलने लगे, ये संविधानवाद कहलाता है। इस संविधानवाद में गोपाल कृष्ण गोखले की बहुत ही गहरी आस्था थी। डेफिनेटली वो राजनीति का आध्यात्मिकरण के भी समर्थक थे। राजनीति के आध्यात्मिकरण से के हमारा तात्पर्य है कि राजनीति के अंदर में राजनीति का नैतिकता के प्रति झुकाव, राजनीति ज्यादा से ज्यादा नैतिक पूर्ण तरीके से की जाए, इस बात के भी बहुत ज्यादा समर्थक थे। इसके बाद में आगे के जब हम विचार देखते हैं, तो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हमें देखने को मिलता है, और वह है राष्ट्रीय एकता पर जोर। डेफिनेटली राष्ट्रीय एकता जब तक नहीं होगी, देश के स्वतंत्रता प्राप्ति में कहीं ना कहीं एक वो बड़ी बाधा बन करके उभरेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या फिर जितने भी उस समय की जातियों में, अलग अलग जातियों में पूरा देश विभाजित था, उनका विशेष आग्रह था कि देश के सभी लोग अपनी जाति, अपने धर्म के आधार पर अब न देख करके अपने आप को एक समग्र के रूप में देखें, और राष्ट्रीय एकता पर बल दें। स्वशासन की जो उनकी धारणा थी, स्वशासन की धारणा में वो इस बात के बहुत ज्यादा समर्थक थे कि भारतीयों को बहुत ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले, साथ में जो ब्रिटिशर्स हैं, उन ब्रिटिशर्स का रूल बना रहे, परंतु वो केवल एक मॉनिटरिंग का काम करें, और बाकी जो देश के अंदर में ज्यादा से ज्यादा शासन का जो संबंधित जो भी कार्य है, वो भारतीयों को ही सौंपा जाए। स्वदेशी आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक रहे। निश्चय ही उनका ये मानना था कि स्वदेशी के दम पर ही कोई भी देश खड़ा हो सकता है। स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण अधिक से अधिक हो, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग किया जाए, और लोग अधिकतम स्वदेशी का उपयोग करें, इस बात में उनकी बहुत ही गहरी आस्था थी। विकेंद्रीकरण से हमारा तात्पर्य है शासन के विकेंद्रीकरण से। आज के समय पे भी हम देखते हैं कि
नगर निगम या पंचायतों के माध्यम से हम शासन का विकेंद्रीकरण करते हैं, तो परंतु उस समय पे भी गोपाल कृष्ण गोखले का ऐसा मानना था कि शासन का अधिकतम विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, ताकि लोग अपने समस्याओं का निराकरण, अपनी प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन है वो स्थानीय स्तर पर ही कर सके, और ये तभी संभव हो सकता है जब शासन का विकेंद्रीकरण किया जा सके। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। गोपाल कृष्ण गोखले एक बहुत बड़ा नाम है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का, और इसमें उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज यहाँ पर हमने केवल उनके एक राजनीतिक विचारों को जाना है, इसके अलावा आर्थिक विचार अलग हैं, धार्मिक विचार अलग हैं, देश से जुड़े हुए विचार अलग हैं। यहाँ पे राजनीतिक विचारों का अध्ययन हमने किया। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।